कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित है उनको पलायन करना पड़ा और उनको भागना पड़ा। क्या कारण थे? और हमारे साथ इस पूरे मसले बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रेम शंकर झा जी, जो न केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं, न केवल कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, बल्कि उस जमाने में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से भागे थे, पलायन किया था, उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और प्रेम शंकर झा जी उनके मीडिया सलाहकार भी थे। लिहाजा उनसे बेहतर स्थिति में कोई नहीं है इस वक्त हिंदुस्तान में जो बता सके कि उस दौरान क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा था, कौन उसके लिए जिम्मेदार था। और यह मत भूलिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे रखा था, दूसरी तरफ से लेफ्ट फ्रंट लेड बाय सीपीएम उसने समर्थन दे रखा था। आज यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल कश्मीरी पंडितों के भागने में सिर्फ और सिर्फ जो सेकुलर पार्टियां हैं वही जिम्मेदार है। प्रेमचंद झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको वो मंजर याद आता है कि जब आपने पहली बार आपको सुना होगा कि कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर से भाग रहे हैं और आतंकवादियों ने दरअसल उनको भागने के लिए मजबूर किया? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उस वक्त 1 दिसंबर 1989 में एक पुलिस कमिश्नर पे अटैक हो रहा था, वो आदमी पकड़ा गया था और उस वक्त से पता लगा कि यहाँ पे कुछ एक तरीके से दूसरे तरीके का विद्रोह शुरू होने वाला है। जनवरी से चुन के बहुत महत्वपूर्ण कश्मीरी पंडित लोगों को वो निकाल के, ये कुछ आतंकवादी थे उनके बारे में हम उस वक्त कुछ बहुत कम जानते थे, वो उनको मार रहे थे। और ये जनवरी में शुरू हुआ। और ये एक बात ये सच है, इसकी कोई दो राय हो नहीं सकते हैं कि जनवरी से अगस्त के बीच में 132 ऐसे लोगों को मारा गया। और उसके बाद जो और बहुत मैं वहां गया था, मैंने देखा भी था कि हिंदुओं को और तरीकों से डराया जा रहा था और एकाएक डर बने, एक जैसे कि फूट उठा, तब वो भागे और जगमोहन से कहा कि हमें यहां से जल्दी निकालिए। ये प्लान्ड था, ये सोच समझ के किया गया था, कोई कुछ स्पॉन्टेनियस नहीं था। और इसका प्लानिंग हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, इसका प्लानिंग ISI ने पाकिस्तान में किया था। अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो मैं आपको बताऊंगा इसकी ओरिजिनल कैसे, यहाँ शुरुआत कैसे हुई इसकी। शुरुआत के लिए आपको 1986 फरवरी में जाना पड़ेगा। मकबूल भट्ट थे, वो थे नेशनल लिबरेशन फ्रंट होती थी वहां पे, जो कि एलाइड थी जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बिल्कुल नॉन वायलेंट थी और चाहती थी, वो आज़ादी की बात करती थी, पर आज तक असलियत है कि वो खुद मुख्तारी, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे। हमें भी वही राइट्स होने चाहिए जो कि बाकी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने प्रांतों के अंदर राइट्स हैं, वो हमें मिल नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमें 25-30 साल से एक चुनाव भी सच चुनाव होने नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा इनका यही डिमांड था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बिल्कुल नॉन वायलेंट थी, पर उसका एक मिलिट्री विंग बन चुका था और मकबूल भट्ट जो थे उसके वो हेड थे। तो मकबूल भट्ट 1971 में उन्होंने क्या कहते हैं, वो एक कश्मीर वो एक इंडियन एयरलाइंस प्लेन का हाईजैकिंग, उस वक्त से उसमें वो थे नहीं, उसमें 2 और थे, पर उस वक्त से इसमें शामिल थे। मकबूल भट्ट को पकड़ा गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है किस वक्त एग्जैक्टली, पर वो जेल में थे और उनके गुनाहों के लिए, मेनली इस हाईजैकिंग के कनेक्शन में, उनको फांसी दी गई। वो फांसी जो थी वो बहुत ही भारी शॉक उसको पैदा किया कश्मीर में, क्योंकि कश्मीरी बिल्कुल जीरो वायलेंस वाली सोसाइटी थी। वहां पे अगर 2 साल में 2 मर्डर होते थे तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी पूरे वैली में। और
इसके बाद करीब 200-300 लड़के जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के थे, वो आर्म मिलिट्री विंग जो बन रही थी आस्ते आस्ते, वो पाकिस्तान भागे। वो लाइन पार करके चले गए, लाइन LOC पार करके पाकिस्तान में। ISI ने इनको खुले हाथों से उनको ये किया, ये आक्रोश में गए। हाँ, और रिबेलियन एक था, मोमेंटरी रिबेलियन। तो वहां पे उनको ट्रेनिंग दिया गया, कहा गया कि आपको ट्रेन करेंगे, अब आप जाइए और आप लोगों, हम कहेंगे किसको मारना है, ये इंसरेक्शन, उपद्रव शुरू करने के लिए। इनमें सब ऐसे नहीं किए, कुछ थोड़े बहुत थे। और अगर आप इनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं और हिंदुओं को जो क्या किया, इसमें बहुत अच्छी किताब है एक, मनोज जोशी, जो बहुत हमारे डिस्टिंग्विश्ड पत्रकार भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने 1995 या 96 में किताब लिखी थी, द लॉस्ट रिबेलियन। उसमें प्रिसाइज आंकड़े दिए उन्होंने, उनको IB से बात करके, कश्मीर पुलिस से बात करके, रॉ से बात करके, सबसे इंफॉर्मेशन मिला। उन्होंने ये बताया कि ये उस वक्त के, जब ये लौट के आए, उस वक्त से ये चुन चुन को लोगों को मारना शुरू किया गया। और एग्जैक्ट नंबर कितने लौट के आए वो भी मनोज ने दिया है आपको, जोशी ने। आप वो भी देख सकते हैं। और सबको जो सुन रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, आप जरूर इस किताब को पढ़िए, क्योंकि अगर आप सत्य जानना चाहते हैं तो जो 1995-96 का सच्चाई है, उसे आपको विश्वास करना पड़ेगा। जो आज की जो सच्चाई बनाई जा रही है, इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे शुरू हुआ और उसमें 132 लोग मारे गए, तब लोग भाग गए, ये हुआ था। पर इसमें आम जनता बिल्कुल नहीं इसके साथ थी। मैं JKLF के लीडर्स से, यासीन मलिक से लेके आजम इनकलाबी, फजल कुरैशी, सबसे मैं उस वक्त से, जब से सूसा सलाहकार के होने के बाद के जमाने से, मैं सालों से उनसे बात करके आया हूँ। और उन्होंने बहुत प्रेशर डाला इसको कि आप रोकिए इसे, ये मिलिटेंसी से, ये किलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। पर एक बार जब शुरू हो गया, और सब खास करके जबकि वो इलेक्शन में गड़बड़ हुआ, और आप जानते हैं कि सैयद यूसुफ शाह जो अब सलाहुद्दीन है, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ, वो अपने इलेक्शन जीत गए थे। और दूसरे रिकाउंट के बाद दूसरे दिन सुबह में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया था, और दूसरे दिन सुबह में उनको कहा गया कि रिकाउंट में आप 35 वोट से हार गए हैं, और वो गुस्से में पाकिस्तान चले गए। उनके साथ बहुत लोग गए उस इलेक्शन के बाद। जब वहां वो पहुंचे, तब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं क्या कर दिए। जब शांति हुई, लौटना चाहते थे। आज तक भी लोग हैं वहां पे अटके हुए हैं। मैं एक बार गया था 2001 में मुजफ्फराबाद, हिंदुस्तान जर्नलिस्ट के साथ, वहां उनसे मिले थे। मैं अभी आशुतोष में और आगे नहीं कहना चाहता हूँ, आप अब ये सवाल यहाँ पे इस बात को लेकर ये है कि आपके कहने के मुताबिक जो लड़के भागे, सीमा पार गए, उनको पाकिस्तान की ISI ने ट्रेन किया, और वो हिंदुस्तान आए, उन्होंने टारगेट किलिंग की। उन्होंने दरअसल जो कश्मीरी पंडित थे उनको टारगेट किया। क्या इस दौरान सिर्फ कश्मीरी पंडित ही टारगेट थे, या कश्मीर के कुछ दूसरे सेकुलर जमात के जो मुस्लिम्स थे उनको भी टारगेट किया गया था, उनको भी मारा गया था? और किस तरह से, मैं क्या कहूँ आपको। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस को विश्वनाथ जी ने स्पेशल एनवॉय बनाया था। वहां जाके वो सीक्रेट टॉक्स होल्ड कर रहे थे। उन्होंने 7 JKLF और लीडिंग पीपल, एक उनमें बहुत फेमस फिजिशियन डॉक्टर भी थे, उनसे बात किया। और और उनसे सिर्फ पूछना चाहते कि भाई, हमने किस तरीके से हम अमन फिर से लाएं यहाँ पे। ये तो वो लोग हम जानते हैं, मुफ्ती से ही जानते थे वो, कि ये जनरल जो गृह मंत्री थे उस वक्त, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो बाद में कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने थे 2 बार। हाँ, और जिनकी लड़की रुबैया सईद को किडनैपिंग से असल वायलेंस शुरू हुआ, आपको याद होगा, ये जनवरी में। नहीं, इनके विश्वनाथ जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के 18 दिन बाद, इतने, देखिए कितना प्लानिंग था इसमें।
और उस पर तो जब ये जॉर्ज फर्नांडिस गए, 7 लोगों से सीनियर लोगों से वहां बात किए, सब 7 को मार डाला गया। अच्छा। और कश्मीरी मार, सबके असैसिनेशन हो गई। जिनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस ने बात किया था और जिन्होंने अमन का रास्ता आगे दिखाया था, वो सब के सब मारे गए। हिंदुस्तानी फोर्सेस ने नहीं मारा इन्हें। कश्मीरी अपने ये इस प्रोपेगेंडा के विक्टिम बन गए थे कि हिंदुस्तान ने मारा, वहां से मरवाया गया। मैं एक बात और छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपको। ये इनके अलावा सबसे बड़ा जो कत्ल हुआ वो हुआ था मीरवाइज मौलवी फारूक का, जो कि मेजर स्पिरिचुअल लीडर थे। उनके इस्लाम ऋषि इस्लाम के थे शायद। हाँ, पर अब वो मीरवाइज मौलवी फारूक को लड़के उमर साहब ने मुझे पूरा उसका जिक्र किया था। उन्होंने मुझे एक बीबीसी का इंटरव्यू उनका दिखाया, जो कि बीबीसी ने करके इनके मौत के असैसिनेशन के 3 हफ्ते पहले दिखाया था। वो मुझे उन्होंने पूरा दिखाया। उसमें बीबीसी का इंटरव्यू बहुत जोर लगा रहा था कि आप बताइए क्या करना है जिससे कि हम अमन, अब हिंदुस्तान क्या कर सकती है जिससे कि अमन यहाँ से फिर से आ जाए। तब मौलवी उमर फारूक ने उनको बताया था कि अगर ऐसे 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 हिंदुस्तान करे तो अमन यहाँ आ जाएगा। और उसके 3 हफ्ते बाद 2 लड़के आए, दरवाजे पे खटखटाए और उन्हें गोली से उड़ा दी। और उमर साहब ने मुझे कहा कि मैं जानता हूं कि इन्होंने मारा, ये पाकिस्तानियों ने करवाया, किसने करवाया, बल्कि कश्मीर में बहुत लोग इस और डिटेल में नहीं जानता हूं, बहुत लोग जानते हैं किसने करवाया। ये पाकिस्तान से करवाया गया था। तो जो भी अमन के बारे में बात करने को तैयार था और बड़े से बड़े लोग उनको खत्म कर दिया गया। ये वहां से हो रहा था। और तब फाइनली 3-4 साल के बाद कश्मीर JKLF वाले लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि ये हो नहीं सकता। और बट झाजी सर, ये अचानक एक इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित वहां से क्यों भागने के लिए मजबूर हुए? क्या वहां की जो सरकार थी उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही थी? क्यों, क्या हुआ था? क्योंकि आपने कहा कि कई कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, लेकिन ये जो अचानक एक साथ इतने लोग वहां से भागे, उसके पीछे का जो मेजर कारण और प्रोवोकेशन क्या था? और क्या उस वक्त की जो सरकार थी उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही थी? सरकार इनको किसी हालत में नहीं दे सकती थी। वहां पे उस वक्त करीब, मुझे याद नहीं, शायद 1.25 लाख कश्मीरी पंडित श्रीनगर में ही थे। और आप वहां जाके देखिए कैसे घर हैं, कितने नजदीक है एक दूसरे के, बल्कि सटे सटे हुए हैं और लकड़ी के हैं। और मैं गया था वहां मार्च में, और मुझे JKLF वालों ने ले गए मुझे दिखाने के लिए, हिंदुओं से मिलवाने, पंडितों से मिलवाने के लिए, जिनकी ये रक्षा कर रहे थे। पर कर रहे थे हम कब तक कैसे करें। और मैंने एक लेडी से बात किया। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, कश्मीरी पंडित लेडी से मैंने कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, पर एक से खास से मैंने बात किया, चर्चा किया इसका। वो मुझे बताई कि देखिए, ये लोग कहते हैं ये करेंगे, पर कैसे करेंगे। हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो एक छोटा सा वहां पे छापा, कोई प्रिंटेड लगाया रहता है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, वो ऐसे स्कूल में जाती है, आप सावधान रहिए। हाँ, या आपकी बेबी यहाँ पढ़ाती हैं, हाँ ये रास्ते से जाती हैं, अगर आपको बचाना चाहते हैं तो यहाँ से जल्दी भागिए। ये घर घर में ये टेरर कैंपेन हुआ था, और ये लीफलेट टेरर कैंपेन हुआ था। और उसके साथ जब ये हुआ, तब वो जगमोहन के पास कहे कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए। जब जगमोहन ने कहा कि आप लोग इतने हजार लोग हैं, प्रोटेक्शन हो नहीं पाएगा, आपको मैं सिर्फ हिंदुस्तान ले जाके प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तब वो कहे हाँ ले जाइए हमें, तब गए। और ये एक आयक को जबकि नर्व्स, माने जब जोश, जब अपनी गवर्नमेंट पे जब क्या कहते हैं, उस पे जो आप भरोसा रखते हैं वो टूट जाता है, तब उसके बाद फ्लड में लोग निकल जाते हैं। अभी आप यूक्रेन में देखिए क्या हो रहा है। सर, एक आपने बड़ी एक जानकारी दी
कि वहां के जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहां के जो लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स थे वो उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। ये बात आपने कही है? हाँ बिल्कुल, और मैंने अपने आंखों से देखा है और बात करके उन्होंने बताया कि हाँ कर रहे हैं, पर किस हद तक करेंगे। हाँ, तो जो ये पोस्टर लगा रहे थे ये कौन लोग थे? ये हिजबुल मुजाहिदीन के थे और एक जामियत इस्लामी। हाँ जमात इस्लामी नहीं, जामियत मुजाहिदीन। ये खास ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनी थी, जो लड़के लौट के आए थे पहली दफा 1986 में मकबूल भट्ट के असैसिनेशन के बाद। उनमें और भी लोग शामिल हो गए थे। जामियत मुजाहिदीन को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने डिस्क्राइब किया था 1994 में एज द वेट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑफ द आईएसआई इन कश्मीर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।